Namaste students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Komar Pratyaya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today's topic we will discuss about respiratory distress syndrome, causes, signs and symptoms, and investigations. So, in this series, we will talk about respiratory distress syndrome. So, respiratory distress syndrome क्या होता है? Respiratory distress syndrome के अंदर हम नियोनेटल्स में रेस्पिरेशन में किस प्रकार बच्चे को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो नियोनेटल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है वो मेनली नियोनेट्स में होने वाली प्रॉब्लम है जो कि प्रीमेच्योर बेबी के अंदर हम देखते हैं। और ये ऐसी कंडीशन क्यों बनती है या जब कंडीशन बनती है तो बेबी जो है वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो जनरली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो प्री मेच्योर बेबी के अंदर जनरली देखा जाता है। प्री मेच्योर बेबी के अंदर क्योंकि लंग्स जो है वो प्रॉपरली फुली डेवलप नहीं होते, और जब फुली डेवलप नहीं होते तो जो लंग्स के प्लूरा लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल मेम्ब्रेन विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में सर्फेक्टेंट पाया जाता है। इस सर्फेक्टेंट के बीच में अगर अगर इस सर्फेक्टेंट के होने की वजह से ही क्या होता है, लंग्स इजीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर ये सर्फेक्टेंट अच्छे से प्रॉपरली नहीं बना होता है या नहीं बना होता है तो लंग्स इजीली ना तो फैलेंगे ना सिकुड़ेंगे। और लंग्स के अंदर जो स्मॉल एल्वियोलर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, वो भी प्रीमेच्योर बेबी में प्रॉपरली नहीं बनी होती है। तो सर्फेक्टेंट और इमेच्योर एल्वियोलाई की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नियोनेटल्स में मिलता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बच्चे को तकलीफ होती है। सो अब अगर देखें कि आरडीएस जो है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम के साथ साथ ये जेनेटिकली भी लिंक्ड होता है। अब जेनेटिकली लिंक्ड क्यों होता है और किस लिए होता है ये अगर देखें तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो आरडीएक्स को या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को बढ़ा देते हैं। जैसा कि अगर एक ब्रदर को आरडीएस है तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर एक बच्चे में है तो उसके सिबलिंग्स में भी आरडीएक्स जरूर मिल सकता है। अगर बच्चे की जो माँ है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उसे डायबिटीज है तो भी होने वाले बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पाया जा सकता है, क्योंकि डायबिटिक मदर के अंदर प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। सिजेरियन सेक्शन के अंदर भी जब लेबर कराया जाता है तो कराया जाता है, अगर बेबी फुल टर्म है तो भी काफी बार चांसेस हो जाते हैं कि उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाए। और अगर डिलीवरी के टाइम ब्लड फ्लो अगर कम है, बच्चे को ब्लड फ्लो कम मिल रहा है तो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मिलता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर भी हम आरडीएक्स देख सकते हैं। और अगर लेबर बहुत जल्दी, अगर रैपिड लेबर की कंडीशन अगर आ जाती है कभी कभी इमरजेंसी में, तो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बच्चे में पाया जाता है। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमेशा प्री टर्म बेबीज में पाया जाता है। और प्री टर्म बेबी जो है वो 37 वीक, क्योंकि जो लेबर का जो डिलीवरी टाइम है वो 37 से 39 वीक तक माना जाता है। अगर 37 वीक से पहले अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, और 39 के बाद होती है तो उसे पोस्ट टर्म कहते हैं। जनरली फुल टर्म बेबीज के अंदर आरडीएक्स जैसी प्रॉब्लम इजीली नहीं देखी जाती। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए, जिससे आरडीएक्स जो है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहता है। इसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सो सिम्टम्स जो होता है, मोस्ट ऑफ टाइम सिम्टम्स अपीयर विद इन मिनट ऑफ बर्थ, मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर आरडीएक्स के सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं डिलीवरी के बाद। हाउएवर दे may not be seen for several hours. Symptoms may included like bluish color of skin and mucous membrane. बच्चे के पैदा होते ही अगर बॉडी का कलर, क्योंकि हम अबगार स्कोर चेक करते हैं बच्चे का होते ही अबगार देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैंने नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर भी बताया था, और मैंने आपको न्यूबॉर्न केयर में, इन सब में मैंने आपको अबगार स्कोर के बारे में पढ़ा है। तो जब भी बच्चे का जन्म होता है तो 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर हम अबगार स्कोर चेक करते हैं। तो अगर वहां पे बेबी की स्किन का कलर ब्लूइश है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ब्लूइश है, मींस साइनोसिस की कंडीशन है, तो वहां पे भी हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देख सकते हैं। ब्रीथ स्टॉपिंग,
ब्रीदिंग, अगर कुछ टाइम के लिए बच्चा ब्रीदिंग करना ही बंद कर दे तो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखते हैं। नेजल फ्लेयरिंग, अगर ये नाक के जो ये दोनों नथुने, जिसे हिंदी में नथुने कहते हैं, अगर ये भी अगर ऐसे फैले हुए से हैं, वहां पे भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिलता है। रैपिड ब्रीदिंग, बच्चा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, या शैलो ब्रीदिंग है तो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ग्रंटिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग, और अनयूजुअल ब्रीदिंग मूवमेंट लाइक सच एज ड्रॉइंग बैक ऑफ चेस्ट मसल्स विद द ब्रीदिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करते हैं। अब बात करें इन्वेस्टिगेशन की, कि अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन अगर मिलती है तो हम उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले ब्लड गैस एनालिसिस हम चेक करते हैं, लाइक शोज लो ऑक्सीजन एंड एक्सेस एसिड इन द बॉडी फ्लूइड्स। इट इज इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। बच्चे का जब हम ब्लड गैस एनालिसिस करवाते हैं तो वहां पे हमें ऑक्सीजन का और बॉडी के अंदर एसिडिटी, एक्सेस में एसिड मिलता है फ्लूइड्स के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वहां पे हम वहां पे एसिडिटी जो है वो फ्लूइड्स के अंदर बढ़ जाती है। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलता है लंग्स में, दैट इज टिपिकली ऑफ डिजीज। टिपिकल है डिजीज, अगर डिजीज में ग्लास ग्राउंड अपीयरेंस पाया जा रहा है तो इट मीन्स लंग्स में कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रेस की कंडीशन है, दैट इज ऑफन डेवलप 6 to 12 hours आफ्टर बर्थ, जो कि बर्थ के 10 से 12 घंटे तक हमें देखने को मिलता है। लैब टेस्ट करवाते हैं तो लैब टेस्ट क्या करता है, ये हमें इन्फेक्शन को बताता है कि किसी किसी इन्फेक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन तो नहीं है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन्फेक्शन के थ्रू भी कॉज होता है, तो हम वो उसे लैब टेस्टिंग के द्वारा पता करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्लास ग्रो स्किन आपको दिखेगी, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो है ये दिख रही है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे जो ऑक्सीजन है वो कैसे लंग्स में किस प्रकार ओपेसिटी को बढ़ा रही है। तो ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो है ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करती है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, बेबीज हु आर प्री मेच्योर एंड हैव अदर कंडीशंस दैट मेक देम हाई रिस्क फॉर द प्रॉब्लम नीड टू बी ट्रीटेड at birth by a medical team that specialize in newborn breathing problem. Like means अगर बेबी प्री मेच्योर है, अगर हमें ऐसा पता चलता है कि बेबी प्री मेच्योर डिलीवरी होने वाली है, तो हमें एक रेस्पिरेटरी जो ब्रीदिंग स्पेशलाइजेशन होते हैं बच्चों के, पीडियाट्रिक्स स्पेशलाइजेशन को बुलाते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि बच्चे का प्री मेच्योर बर्थ होने वाला है, तो इस प्रकार की रिस्क बच्चे में रेस्पिरेशन को लेके मिल सकती है। तो वहां पे मेडिकल टीम को हम पहले से प्रिपेयर रखें कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम को वो ट्रीट करें। देन इन्फेंट विल बी गिवन वार्म मॉइस्ट ऑक्सीजन। However, this treatment need to be monitored carefully to avoid side effect from too much oxygen. और हमें बच्चों को ऑक्सीजन देनी है कैसी, वार्म मॉइस्ट, और जो कि इस ट्रीटमेंट को केयरफुली मॉनिटर करे और अवॉइड रखे किसी भी प्रकार के एक्सेस में ऑक्सीजन दे देने पर होने वाले साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए। तो इसके लिए हमें एक रेस्पिरेटरी स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिशियन को जरूर हायर करना चाहिए अगर प्रीमेच्योर बेबी की कंडीशन हमें पता है तो। इसके अलावा ट्रीटमेंट में when an infant is born with RDS and symptoms and immediately appears, the infant is usually admitted to the neonatal intensive care unit NICU में हम बच्चे को इमीडिएट, क्योंकि अब जब हमें पता है ये प्रीमेच्योर बेबी होने वाला है या हो चुका है तो हमें उसको तुरंत ही NICU के अंदर लेना चाहिए। There are the 3 main treatments of RDS, that is surfactant replacement therapy, हमें बच्चों को surfactant प्रोवाइड कराना चाहिए, वेंटिलेटर और नेजल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में मशीन PPV के थ्रू या NCPAP मशीन के थ्रू हम बच्चे को वेंटिलेटर पे लेंगे और उसको कंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी हम बच्चे को देंगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, NICU एंड NCPAP and assistant ventilations with the ventilator breathing machine can be life saving for some baby. However, use of breathing machine can damage the lung tissue, so this treatment should be avoided if possible. So baby may need this treatment if they have high level of carbon dioxide in the blood, low oxygen, low blood pH और repeated pausing of breathing. अगर breathing बार बार रुक रही है, ठीक है, या फिर ब्लड में ऑक्सीजन कम है, ब्लड की पीएच कम है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है ब्लड के अंदर, क्योंकि हम ब्लड गैसेस को चेक करवाते हैं तो हमें
वेंटिलेशन का प्रयोग करना है, अदरवाइज हमें उसको अवॉइड करना चाहिए. And the baby with RDS need close care. This including having a warm, calm sitting, gentle handling, staying at the ideal body temperature, carefully managing fluid and nutrition, and treating infection right away. तो क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन्फेक्शन की वजह से भी RDS हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. तो हमें इन्फेक्शन को भी क्योर करना है, क्योंकि प्री टर्म बेबी जो है वो इन्फेक्शन के ज्यादा प्रोन होते हैं. तो वहां पे इन्फेक्शन के थ्रू होने वाले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम रोक सकते हैं. और फिर उनके फ्लूइड और न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखें, और बच्चे का बॉडी टेम्परेचर है उसको हम वार्म रखें, उसे जेंटल हैंडलिंग एंड काम सिटिंग के द्वारा हम RDX से होने वाले और अदर कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं. सो थैंक यू. That's all for this session. Hope you understand this session. If you have any kind of query, you can ask me, comment below section. I will try to resolve your problem. So thank you so much.